क्वेश्चन आए आपके लेवल फर्स्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ने सही किए होंगे। देखो कुछ एक या जैसे 5 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बाकी तो क्वेश्चन सीधे सीधे ही थे। कुछ क्वेश्चन तो नोट्स आधारित थे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर जो 5 ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एक क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बस, और कुछ भी नहीं था इसमें। क्या लिखा हुआ है कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन, मतलब 1000 चक्कर लगाता है साइकिल का पहिया। 1000 चक्कर, दूरी कितनी बताओ? 88 किलोमीटर। एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है बताओ? परिधि के 2 पाई आर के। एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर? 2 पाई आर के। और कितने चक्कर हैं टोटल? घूर्णन कितने बताओ? 1000। तो 1000 से गुणा किया तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 88 किलोमीटर। एक चक्कर में तय की दूरी परिधि के बराबर 1000 गुणन मल्टीप्लाई, और यहां पर 88। ये किसमें बताओ? किलोमीटर में है। आगे देखिए कारण जो लिखा हुआ है, कथन कारण का क्वेश्चन है, वहां रेडियस भी है। तो यहां पर देखो रेडियस किसमें? मीटर में। किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए गुणा किससे किया? 1000 से। तो ये किसमें आ गया? मीटर में। 1000 से 1000 ये कट जाएगा, 2 इंटू पाई ये हो गया 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। यहां पर सोल्व कर लेंगे, आसान सी कैलकुलेशन है। ये कट जाएगा इससे 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कितना आ गया? 14 आ गया। और देखो रेडियस 14 मीटर ही है, तो यहां पर ये जो कारण है ये भी सही है कि रेडियस अगर 14 मीटर है, त्रिज्या अगर 14 मीटर है, रेडियस अगर 14 मीटर है, तो ही 88 किलोमीटर में 1000 घूर्णन इस पहिए को लगाने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी सही है। थोड़ी कमेंट जूम कर देना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा 72 में। 73 देखिए, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा दिमाग लगाना था। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला कुछ ज्यादा दिमाग लगाता है और इस चक्कर में क्वेश्चन को बोनस ही बना देता है। पिछली बार थर्ड ग्रेड L2 में भी ऐसा ही हुआ था। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में यहां पर कथन लिखा हुआ है और कारण लिखा हुआ है, ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। एनसीईआरटी देखो यहां पर अगर आप ऑप्शन टिक करना चाहेंगे, कुछ विद्यार्थियों ने ऑप्शन टिक किया भी होगा, कुछ विद्यार्थियों ने ऑप्शन टिक किया है कि ए सही है और आर सही नहीं है, आर गलत है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसको तो सही मान रहे हैं। फिर क्या कहा? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अभाज्य गुणनखंडीय, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि जो होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना ही। तो अभाज्य गुणनखंड हम कर रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित किया जा सकता है। नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये तो 100% गलत है। सर जी दोनों गलत। हाँ देखो पहला स्टेटमेंट सही कब होता है? यहां पर देखो पहला, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसको लिख सकते हो। इन्होंने क्या लिख दिया? नहीं लिख दिया, इसका मतलब ये तो गलत है। अब फर्स्ट यहां पर देखो जो कारण है वो तो गलत हो गया। अगर बात करें कथन की, स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट भी गलत क्यों है? आप एनसीईआरटी की किताब देखना, 10th क्लास की एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक, ये जो अंकगणित की मूलभूत प्रमेय 10th क्लास में है, ये वहां लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। वहां ऐसा लिखा हुआ है 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में देखना। और देखो वैसे गलत क्यों है, एक एग्जांपल से बता दूं। यहां क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, एक भी धनात्मक पूर्णांक होता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, यही समझा देता हूं। अब देखो इस एक के टुकड़े एक ही हुआ, इस 2 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणा 2 लिख सकते हो, 3 को 1 गुणा 3 लिख सकते हो, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो, 5 को 1 गुणा 5 लिख सकते हो, और 6 को 2 गुणा 3 गुणा 1। अब देखना क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अब एक अभाज्य संख्या है क्या? एक नहीं तो भाज्य और नहीं अभाज्य है। ऐसे यहां पर देखो एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। और ऐसे यहां पर ये भी कट गया। ऐसे एक अभाज्य संख्या है क्या? प्राइम नंबर है? नहीं। एक न तो भाज्य होता और नहीं अभाज्य, तो यहां पर बच गया कौन? बच गया कौन? 4 और 6। देखो तो 2 गुणा 2 लिखा, 6 को 2 गुणा 3 लिखा, तो 2 भाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या। तो ये 6, 4, 6 इस प्रकार की संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बोनस होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहां पर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक लिखा है, इस वजह से गड़बड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर सेकंड तो गलत था, फर्स्ट को सही मान रहे थे, लेकिन आप एनसीईआरटी 10th क्लास की बुक में देखना, वहां पर भाज्य संख्या ही लिखा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये देखो ये तो नोट्स में ही लिखाया गया है, संख्याएं भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपके नोट्स में लिखा रखा है 10 आंसर इसका, लेकिन ऑप्शन ए को टिक नहीं करेंगे। देखो कितना दिमाग लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर 10 तो है, लेकिन ये 10 कौन से ऑप्शन में है? ए में, केवल ए। इसको टिक करना था ऑप्शन बी को, यहां पर ऑप्शन बी को टिक करना था। आंसर तो ए है, लेकिन ए कौन से में है? बी में। देखो क्या करें इसमें, बता दूं फटाफट से। मैं से एचसीएफ कितना? 5। इसका मतलब जो संख्या है वो 5 का मल्टीपल होंगी। इसका मतलब देखो फटाफट से सुनिए, संख्या किसका मल्टीपल होंगी? 5 का। तो 5x और 5y, क्योंकि एचसीएफ में से क्या है? 5, और में से क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर होता है, 5 का मल्टीपल हो गया। अब आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ ऑप्शन बी सही है इसमें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। तो यहां से देखो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, 5 से इसको आप कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काट दीजिए, तो यहां से कैंसिल कर देंगे। कितनी बार कट गया? यहां पर 9 बार, 45 फिर से 9 बार। तो x इंटू वाई कितना हो गया बताओ? 99 हो गया। तो बताओ ये कुछ इस प्रकार बनेगा, 11 गुणा 9 क्या होता है? 99 होता है, यही होगा। टुकड़े इस प्रकार से होने चाहिए कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बताओ 11 और 9 में कुछ कॉमन है क्या? 99 को आप 33 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 33 में 3 का भाग भी जाएगा। तो टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उभयनिष्ठ तो 5 पहले से यहां पर बोल रखा है। तो यहां पर x का मान 11, y का मान 9, संख्या 5x 5y है। 11 रख दो, बोलो 11 गुणा 5 कितना हुआ? 55। इधर 9 रख दीजिए, 9 गुणा 5 कितना? 45। और आप देखिए कॉन्फिडेंस और आएगा, इन दोनों संख्याओं का योग कितना? 100 है। कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको योग 100 दिया गया है, जोड़कर देख लीजिए टोटल 100 हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा? अंतर पूछा, तो अंतर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर 10
ये ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 78। देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन तो लगातार हर एग्जाम में आ रहा है, लगातार आरएस प्री में भी आया था पहले और लगातार अधीनस्थ बोर्ड भी पूछ रहा है। ये फॉर्मूला ही पता होगा आपको, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जल्दबाजी में ए को टिक नहीं करना था, बी को टिक करना था, ये गलती की होगी है, ये गलती हो गई, जल्दबाजी में ए को टिक कर दिया होगा, नहीं, ऑप्शन बी को टिक करना था, आगे कुछ और लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक ही था यहां पर, देखो सीआई और एसआई का क्या दिया गया बताओ, अंतर दिया गया है, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू क्या था, पी इंटू आर बटा 100 का क्या है स्क्वायर, 2 वर्ष के लिए लिखा हुआ है, लिखा रखा है फॉर्मूला सीआई माइनस एसआई का। तो सीआई माइनस एसआई कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 405 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू पी, पी मूलधन कितना लिखा हुआ है 18,000 लिखा हुआ है, इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर है, तो आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 यहाँ पर है, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कट रहे हैं, 1 जीरो और ये कट गई है, इसके अलावा इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको देखो यहाँ से काट दीजिए, तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 9 से यहाँ पर ये बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गई, ये 9 और 2 से कट गया कितना 5, 9 से इसको काट देंगे इधर यहाँ पर, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 4 बार 36 और 45, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर इंटू आर कितना आर स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25, 20 और 2, तो यहाँ पर स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे, 225 15 का स्क्वायर होता है, तो आर कितना यहाँ पर 15%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी सही है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर, इसका आंसर देखो। इसमें फॉर्मूले पूछ लिए थे, देखो लगातार एक लाइन आपको बताई जा रही थी जब भी पढ़ा रहे थे कि जो फॉर्मूले हैं कम से कम फॉर्मूले तो याद करके जाना ही जाना है, 2D और 3D मेंसुरेशन के, और देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया इसमें, तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। देखो यहाँ पर शेप आकृति और यहाँ पर आयतन है, घना का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर ए फर्स्ट से ही होगा, ये जो बी है वो थर्ड से है, और जो सी है वो सेकंड से है। देखो यार, बी थर्ड से और सी किससे, सेकंड से, फर्स्ट से ही है, फोर्थ से ही है, ऑप्शन ए ही सही है इसमें। बी कैसे होगा इसमें, बी नहीं होगा, ए ही होगा। यहां पर आयतन लिखे हुए हैं, आयतन लिखे हुए हैं, कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, पिछले क्वेश्चन का आंसर यहां पर डी था, और इसका आंसर बी कैसा आएगा, ए बनेगा ना। यहाँ पर देखो घना का आयतन तो यही हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या रेडियस। ओके ठीक है ना, तो 78 यहां पर, 78 में कौन कराइए, एक ही कमेंट आ रहा केवल, नहीं 15 का स्क्वायर होता है 225, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 225 15 का स्क्वायर होगा ना। यहाँ पर ये देखो 2 जीरो यहाँ से कट गई थी, 1 जीरो यहाँ पर ये कैंसिल हो गई है, 2 से कट गया 9 और ये कितना 5 आ गया, 9 से इधर काट देंगे, 4 बार 36, 4 बचा 45 में 5 बार गुणा कर दो, 5 से 25, 2 बचा 20 और 2 22, यही तो बनेगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यही आएगा, 25 नहीं आएगा, ये हो गए। तो ये 5 क्वेश्चन थे गणित के। क्वेश्चन नंबर 72 आपके, क्वेश्चन नंबर 73 दो और ये यहाँ पर 77, 3 यहाँ पर 77 और 78, 4 और एक यहाँ पर 81, 5 हो गए। अब ये क्वेश्चन किसका था ये नहीं पता यहाँ पर, अब इसका आंसर क्या टिक करके आया बताओ, एक लास्ट 5 क्वेश्चन थे गणित के, मैं करा चुका हूं आपको, हाँ बताओ, ये बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन टिक किया था, 5 क्वेश्चन गणित के थे वो मैं हल करा चुका हूं आपको, एक क्वेश्चन और ये पूछा था, इसमें क्या टिक किया आपने, ये बताओ। इसमें गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों से विद्यमान होते हैं, क्या लिखा है 5 2, ठीक है। देखो ये लास्ट इसमें, तो इसमें देखो गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों से विद्यमान होते हैं, तो देखो अचर राशि जो होती है ना, जैसे पाई कांस्टेंट होता है, पाई का मान 3.14 लगभग, पाई कांस्टेंट होता है 3.14 इस प्रकार से, ई भी कांस्टेंट होता है 2.718 इस प्रकार से, कुछ कांस्टेंट जैसे 7 लिखा है, -5 लिखा है, √3 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, ये भी कांस्टेंट होते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो निश्चित हो, बदले नहीं, जैसे वृत्त का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, और जो रेडियस है ना वो चर राशि वेरिएबल है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो होते हैं तो संख्याओं के रूप में न्यूमेरिकल होते हैं, एक कांस्टेंट तो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं, और एक कांस्टेंट कौन से होते हैं, सिंबल वाले होते हैं। एक कांस्टेंट तो कौन से हो गए, न्यूमेरिकल वाले, और एक कांस्टेंट कौन से हो गए, सिंबल वाले। तो शायद 2 कांस्टेंट यहाँ पर होने चाहिए, 2 कांस्टेंट होने चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल और एक सिंबल वाले, 2 टाइप के कांस्टेंट होने चाहिए, और तो कोई कांस्टेंट होता ही नहीं है, सिंबल्स होते हैं और न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आपको, और अभी नेक्स्ट मानव सर आपसे जुड़ेंगे, हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको भी हल कराने वाले। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। यस मित्रों नमस्कार, बहुत अच्छा आपका पेपर हुआ। उत्कर्ष के जो विश्वास आपके साथ था और जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे, सबकी सब कुछ सफल हुआ, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। मैं भी थोड़ी देर पहले ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहा था और बच्चों से क्लास के बाहर मिला, उनके सेंटर के बाहर मिला, तो उसके बाद बच्चों का जो फीडबैक था वो अद्भुत था, लाजवाब था। और उत्कर्ष जी के एग्जाम पे आपने देखा होगा कि जोधपुर से लाइव आया था, उसमें सब कुछ बच्चों ने देखा और कहा कि उत्कर्ष ने जो कुछ किया सब कुछ बढ़िया हुआ। चलिए हिंदी के प्रश्न आपको मैं तेजी से कराता हूँ। 5 प्रश्न हमारे आने थे हिंदी के, 5 के 5 ही आए हैं। एक बात अच्छा याद रखिएगा कि 10 नंबर के क्वेश्चन हिंदी के थे, ग्रामर के, और 4 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के थे, यानी कि
8 नंबर के, तो हिंदी टोटल 18 नंबर की थी। टीचिंग मेथड के प्रश्न आपको देवी सिंह जी सर्कल करवाएंगे। जो ग्रामर वाले प्रश्न है अभी मैं आपको करवाता हूँ, टीचिंग मेथड एक साथ होगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित समासिक शब्दों को उनके साथ समास के भेद के अनुसार बताइएगा कि सही युग्म कौन सा है। यानी कि आपको समास का भेद दिया हुआ है, सही युग्म आपको पहचानना है। देखो, 4 पाइयों का समूह द्विगु समास है। पंचानन 5 है, आनंद जिसके, यानी कि 5 जिसके शिर है, ये बहुब्री होना था। और यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है कर्मधारय, इसका मतलब तो ये गड़बड़ कर दी, ये गलत हुआ। दूसरी बात देखो, जलधर, जल को धारण करने वाला तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष है यहाँ पर। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ अलग कलर से। और इसके बाद में यहाँ देखिए, आग पानी इत्यादि, आग पानी इत्यादि, और दशानंद, दश आनंद जिसके। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि समास के जो भेद है उसमें सही युग्म कौन सा है। तो देखो, 4 पाई ये बिल्कुल सही बात थी, ओके। इसके अलावा जो तत्पुरुष है ये ठीक था, और एक दशानन वाला ठीक था। यहाँ पे आग पानी इत्यादि जब हम लिखते हैं तो ये आग पानी जब हम लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं इसके साथ में, जैसे ये आग ये पानी। और ऐसी स्थिति में इसके साथ इत्यादि का प्रयोग जैसे करते हैं तो आपको पता है ये समाहार होता है, समाहार द्वंद्व। और यहाँ पे समाहार द्वंद्व की जगह द्विगु लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो गई। और एक आप यहाँ देखेंगे, पंचानन में बहुब्री होना चाहिए था, तो ये बात गलत होगी। यानी कि बी और डी जो है वो गलत है, तो यहाँ पे बी और डी हटा दें। अब आंसर देखिए, देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, ये सब नहीं हो सकते। तो सीधा सीधा आपको दिख गया कि यहाँ पे ए, सी और ई ये वाला सही है। 4 पाइयों का समाहार है, जलधर, जल को धारण करने वाला कर्म तत्पुरुष है, और दशानंद, दशानंद जिसके रावण के लिए है, तो बहुब्री है, ओके। तो ये पहला प्रश्न आपका हुआ। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। ढाक के 3 पात, ढाक शब्द है यहाँ पर, ढाक के 3 पात होना। अब ढाक के 3 पात का मतलब है कि हमेशा कोई चीज एक जैसी रहती है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसे कहते हैं कि परिणाम क्या निकला, ढाक के 3 पात, यानी जैसा पहले था वैसा ही एज इट इज अब है। तो ढाक के 3 पात के लिए सदा एक सा होना होता है, तो ऐसी स्थिति में सदा एक सा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया, लोग भी बोलचाल में बोलते हैं कि ढाक के 3 पात, परिणाम ये निकला, मतलब भाई जो पहले जैसे ही था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़ती दृष्टि से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। देखो, जब भी आप श्रृंगार लिखेंगे ना तो वैसे श्रेय यूं होता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी आप अनुस्वार लगाते हैं ना तो ये वाला यूं चेंज हो जाता है। तो श्रृंगार ऐसे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। आगे देखो, यहाँ पे घनिष्ठ सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, और संसारिक नहीं होता। ये संसार में जैसे ही आप एक जोड़ोगे तो ये सांसारिक बनता है, तो ये गलत हो गया। और संन्यास जो है ना ये भी ठीक है, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनुस्वार हटा देंगे तो अगले का 5वां आएगा। अगला कौन है, नए का 5वां ये है। बाकी देखो, इसमें रूल ये भी चलता है कि जब अनुस्वार लगाओ तो उसके साथ पंचम वर्ण को नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी ये दोनों मान्य होते हैं। हालांकि ये ज्यादा सही है, बाकी ये भी सही है। अब आप यहाँ पे देखो कि प्रश्नों के आधार पर चेक करें तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ए और डी बिल्कुल गलत है। अब अगर ए और डी गलत है तो जहां जहां ए आएगा वो गलत होगा, जहां डी आएगा वो गलत होगा। अब बच कौन सा गया आपके पास, बी, सी और ई। बी, सी और ई। उज्ज्वल आप जानते हैं ना, उद प्लस ज्वल से बनता है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बी, सी और ई वाला ऑप्शन ठीक है। एक बढ़िया काम इन्होंने किया, इस बार प्रश्न लेवल के पूछे हैं और विद्यार्थी ढंग से जवाब देगा। एक प्रश्न के अंदर कई प्रश्न फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं पूछा डायरेक्ट, ओके। और इसके बाद अगला देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, संधि विच्छेद को पहचानिए। अति प्लस आचार अत्याचार होता है, ये सही है, यण संधि है यहाँ पर। तथा प्लस एब, यहाँ पे तथा लगना था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे तथा आ लगना था। पर नहीं होता, परि प्लस इच्छा से परीक्षा बनता है, यहाँ पे परि लगना था, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। प्र प्लस उट प्रौढ़, ये गुण संधि का अपवाद है, गुण का अपवाद है, गुण संधि का अपवाद। और उसके अलावा ये गोयम, गव्यम, अयादि संधि है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त उत्तर चुने, तो देखो आपको पता है कि ये वाला सही है, 2 गलत है, बी और सी। बी और सी नहीं आना चाहिए, बी और सी नहीं आना चाहिए। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिएगा, ए, डी और ई। संधि विच्छेद को पहचानना है और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है, बी, डी और ई। ए, डी और ई, बी, डी और ई, ए, बी और सी, बी, सी और ई। अब यहाँ पे अति प्लस आचार अत्याचार ठीक था, वहां पे यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। प्र प्लस ऊढ़ ये सही था, और गो प्लस यम गव्यम ये अयादि संधि में होता है, गो प्लस ऐसे गव्य बनता है, तो ये वाले ठीक थे, ए, डी और ई। अब ए और डी और ई इसके आधार पे ये हुआ। यहां पर देखिए, जहां बी होगा वो गलत है और जहां पे डी होगा वो भी गलत है, ओके बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी और ई, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, 64वां प्रश्न। क्या कह रहे हैं, देखो आपने हल किए हैं, आपके सामने देखो, यहां बी सही था, यहां पर भी बी सही था, यहां पे ए सही था, और उसके बाद में वापस अगले प्रश्न में ए सही है, और ये लास्ट प्रश्न हिंदी वाला 64वां। इनको देखो, माधव सो रहा है, भाववाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, आक्रमक क्रिया, गुणवाचक विशेषण।
भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती है, स्पष्ट होती है। पुरुषवाचक में वो श्रोता होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए, कोई भी अकर्मक क्रिया यानी कि जिसका कर्ता पे कोई प्रभाव पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता। और गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की गुणों संबंधी विशेषता बताए। अब यहाँ पे देखो भाववाचक संज्ञा, पहला देखो माधव सो रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। ओके, इस मोहल्ले का बज बजाता नाला, नाले की विशेषता है बज बजा रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है। यानी कि सी में एक आ रहा है, सी में एक आ रहा है और डी में क्या आ रहा है साहब, 2 आ रहा है। उसके अलावा इधर देखिए छोटे बालक की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी, मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है, तो ये ए आएगा। किसमें आएगा ए वाले में 3 और है बी वाला पुरुषवाचक सर्वनाम आप कहां जा रहे हैं, आप मध्यम पुरुष बी, इसमें 4 आएगा। अब आप देखिए ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2, यहां लिखा हुआ है ना। इसमें देखो ए में 2 4 4, ए तो यहां पे ऐसी स्थिति में आपको ये गौर करना पड़ेगा कि ये ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2 है। अब आप याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में आपको हल करने में बहुत दिक्कत इसलिए नहीं होती, समझ को नहीं आया। ओके, समझ क्यों नहीं आया मैं इसको दोबारा बताऊं, आंसर तो कुछ लोग समझ में आ गए। देखो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा जो होती है वो अदृश्य होती है और अस्पष्ट होती है, यानी कि जिसको आप ना तो देख सकते और ना आप उसको जो है टच कर सकते। तो जैसे मुस्कुराहट है, आपकी मुस्कुराहट प्यारी है, तो आपकी मुस्कुराहट जो है ना ये आपको क्या होगा, ये सर जी मूड खराब है, कथन वाले क्वेश्चन बहुत आए, हिंदी में तो बहुत अच्छा आया है ना। आपको भी इतना समय लगा, समय, हाँ समय की बड़ी दिक्कत है भाई। अगर आपने इन प्रश्नों को बहुत जल्दी जल्दी हल कर दिया होता है ना तो फंस जाते। ये बहुत सही बात आपने कही कि इसमें टाइम बहुत चाहिए। जो पेपर आया है उसका लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत चाहिए। अगर कम टाइम होगा तो विद्यार्थियों को सच में दिक्कत होगी। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा प्रश्न है, देखो कि इतना बड़ा प्रश्न एक बार से हल होता है, कैसे हल होता है। देखो जब आपके सामने आया ना इसका भाववाचक संज्ञा, तो आप देख रहे यहां तो आप कहां जा रहे हो, इसमें संज्ञा थी नहीं। अब पहले वाले ऑप्शन देखो 2 4 3, 2 4 4 3। अब यहां पे देखो भाववाचक संज्ञा मुस्कुराहट, तो ए में 3 है। तो अगर आपको ये भाववाचक संज्ञा भी याद थी ना भाई साहब, तो उसके बाद अगला अपने आप ही हो गया। अगले में दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तब होती है कोई भी एक चीज आपको पता हो, जैसे आप कहां जा रहे हैं, आप पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, मध्यम पुरुष है। अब अगर आपको ये भी पता हो ना कि भाई साहब चौथे में बी आएगा, बी में 4 आएगा, तो देखो बी वाले ऑप्शन में 4 केवल एक ही जगह यहां पर, तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते थे, मतलब बहुत दिक्कत नहीं होने वाली थी। पर प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरा पेपर पढ़ा, ज्यादा समय लिया, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा क्विक काम करना चाहिए, थोड़ा सा तेजी से करना चाहिए। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा क्या, नहीं टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रश्न आए हैं, जिस हिसाब से प्रश्न आए हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है। हिंदी के प्रश्नों की अगर आपको मैं बात करूं तो देखो 60 61 62 63 और 64 ये क्वेश्चन है। इसमें ए आया, इसमें बी आया, इसमें बी आया और इसमें 63 में जो है ए आया और 64 में डी आया। हमारे जो यहाँ पे जो उत्कर्ष का यूट्यूब है उसमें ये आपके आंसर की है, ये आपके आंसर की है किसके लिए, हिंदी ग्रामर के लिए। ओके, तो मानव शर्मा आपके सामने अब इजाजत चाहता है। आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी है। और अब आपके सामने आ रहे हैं आदरणीय पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम सर आपके साथ जुड़ चुके हैं और अब वो अगले प्रश्न आपको कराएंगे। तो साथियों बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी से जल्दी सरकार के एक नए अतिथि बनने वाले हैं। और उत्कर्ष ने जो कुछ मेहनत की, कथन निष्कर्ष पे हम लोग काम करते थे, वो सब कुछ अच्छा हुआ है। तो आदरणीय पुरुषोत्तम सर पधारें। हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों का उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों का पेपर बहुत शानदार हुआ है, बहुत बहुत आप लोगों के लिए शुभकामनाएं अग्रिम। आइए शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी के एसएसटी मैथ और साइंस के टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए हैं। एक क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत शानदार क्वेश्चन है, श्रवण कौशल और पठन कौशल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ 2 सूची है, एक तरफ है आपकी सूची फर्स्ट, एक तरफ है सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कुछ कौशल दिए हुए हैं, LSRW जैसा आप सब लोगों ने क्लासेस में पढ़ा, पठन कौशल श्रवण कौशल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्रवण कौशल से संबंधित इनमें से कौन सा है, वाचन कौशल से संबंधित कौन सा है, लेखन कौशल से और पठन कौशल से संबंधित कौन सा है। आप देखो श्रवण कौशल किसे कहते हैं, भावों और विचारों को लिखित भाषा में के माध्यम से पढ़कर समझना, लिखित भाषा के माध्यम से समझना यानी लिखित कौशल, लेखन कौशल होगा ये। भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति, अगर हम उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट है मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ और भाव को समझना। ठीक है, तो मौखिक भाषा हम किससे सुनकर अर्थ को समझना, ये श्रवण कौशल आपका हो जाएगा। और भावानुसार स्वर के उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ना। ठीक है, तो अवरोह और आरोह के साथ पढ़ना, ये क्या हो जाएगा आपका पठन कौशल हो जाएगा। और बच गया आप लोगों का कौन सा, वाचन कौशल। तो भाई साहब भावों और अभिव्यक्ति के कौशल को हम क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए जो है, ए में आना चाहिए थर्ड, ए में थर्ड, बी जो है इसमें आएगा सेकंड, बी में आएगा आपका सेकंड, और सी जो है इसमें आएगा फर्स्ट।
तो है ना, तो क्या होगा, ए जो है इसमें थर्ड होगा, बी जो है उसमें सेकंड होगा, ठीक है, सी जो है उसमें फर्स्ट होगा, और डी ऑप्शन जो है, ठीक है, उसमें क्या होगा, डी में होगा 4। ठीक है, बात समझ आया। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए थर्ड। तो देखो यहाँ से नीचे से देखते हैं, ए थर्ड इसमें है, बी 4 ये गलत हो गया, इसमें ए थर्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए थर्ड, बी सेकंड और सी फर्स्ट और डी 4। ठीक है, तो इसका ए जो है एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर सबके माइंड में? तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। आप देखेंगे भाषा कौशल में अगर हम देखें, आगमन विधि इसमें दी हुई है, तो आगमन विधि भी भाषा शिक्षण में आती है, निगमन विधि आती है, हम ग्रामर पढ़ने के लिए आगमन निगमन का उपयोग करते हैं, हम संवाद विधि का भी जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, हम अनुकरण विधि का भी जो है उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अनुकरण वाचन भी होता है, जब शिक्षक पाठ को पढ़ाता है तो आदर्श वाचन करता है और विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाता है। लेकिन भाषा प्रयोगशाला ये एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है। ठीक है, ये एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में यूज आती है, तो ये जो है एक शिक्षण विधि नहीं है। तो निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है? तो आगमन विधि शिक्षण विधि है, संवाद विधि शिक्षण विधि है, अनुकरण विधि जो है वो शिक्षण विधि, लेकिन भाषा प्रयोगशाला, एक और बात ध्यान रखना, प्रयोगशाला विधि एक शिक्षण विधि है, लैबोरेटरी मेथड, लेकिन वो साइंस में यूज आती है, हिंदी में नहीं आएगी। हिंदी में भाषा प्रयोगशाला जो है वो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में यूज आती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने पूछा कौन सी शिक्षण विधि नहीं है, तो भाषा प्रयोगशाला जो है वो शिक्षण विधि नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में कौन से तर्क सही नहीं है? अब देखो, हिंदी के मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, बालकों की उपलब्धियों के मापन विश्वसनीय और वैध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जो हम दृश्य श्रव्य सहायक मूल्यांकन का जब हम टूल यूज करते हैं, तो मूल्यांकन की जो उपलब्धियां होती हैं वो विश्वसनीय होनी चाहिए और वैध उपकरण उसमें यूज होने चाहिए। ये बात कैसे गुरुजी? एकदम सही है। ठीक है, शिक्षण एवं परीक्षण बिंदुओं को पहले निश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात भी कैसी है? एकदम सही बात है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। परीक्षण बिंदुओं और शिक्षण बिंदुओं का समन्वय स्थापित करना आवश्यक नहीं आवश्यक है। तो ये बात कैसी हो गई? गलत बात हो गई। और शिक्षण में मूल्यांकन विधि का प्रयोग करने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि ये नहीं होती है, तो ये भी क्या हो गई? गलत। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा कि भाई ए और बी ये दोनों तो क्या है गुरुजी? सही है, और सी और डी जो है ये दोनों क्या है गुरुजी? सही नहीं है। सही नहीं है। बात समझ आया? तो सही आंसर इसका होगा सी और डी वाला विकल्प। तो ए और डी क्या ये ठीक है? तो ए और डी गलत हो गया, ए और सी ये भी गलत हो गया, केवल बी और सी ये भी जो है गलत हो गया। इसमें सी और डी राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए। क्लियर हुआ सबके माइंड में? तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा गुरुजी? ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, जरा समझे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दिया गया है, ठीक है ना, और लिखित है, और दूसरा उसका कारण है के रूप में है। कथन एक कह रहा है, शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसे उपचारी शिक्षण कहते हैं। ये बात एकदम ठीक है। देखो, आप सब लोगों को पता है परीक्षण जो होता है, टेस्ट जो होता है वो कितने तरह का होता है? परीक्षण या जो टेस्ट होता है गुरुजी वो दो तरह का होता है। एक होता है निदानात्मक परीक्षण और एक होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? ऐसा परीक्षण जिससे बालकों की उपलब्धियों का पता लगा जाता है। उपलब्धि परीक्षण हम सब लोग स्कूल्स में जिन परीक्षाओं से पास होकर आए वो सब उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आती थी। और ऐसे परीक्षण जिनसे बच्चों की कमियों का पता लगा जाता है उसे हम क्या कहेंगे? निदानात्मक जो है परीक्षण कहेंगे। तो निदानात्मक परीक्षणों से बच्चों की कमियों का पता लगाया जाएगा, फिर उन कमियों को क्या किया जाएगा? दूर करने के लिए क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। बात समझ में आई? तो उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि शैक्षणिक निदान यानी निदानात्मक परीक्षण या हम शैक्षिक निदान करते हैं, उसके द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। बिल्कुल, बालकों की कमियों का, बालकों की कठिनाइयों का, बालकों की जो बाधाएं हैं, हम इन सबका क्या लगाते हैं? पता। तो ये बात सही है। और उनको दूर करने के लिए जो शिक्षण कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ये बात एकदम सही है। तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है वो एकदम सही है। अब आर को देखते हैं। आर कह रहा है कि शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारी शिक्षण है। आप बताइए, उपलब्धि परीक्षण क्यों लिया जा रहा है? ताकि बच्चों की उपलब्धियों का पता लगाया जा सके और उपलब्धियों के आधार पर बच्चे के भविष्य के निर्णय दे सके। तो उपलब्धि परीक्षण इसलिए दिया जा रहा है। लेकिन आप बताइए, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जा रहा है? निदानात्मक परीक्षण सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। तो निदानात्मक जो परीक्षण है उसका प्रयोजन का मतलब होता है या उद्देश्य, उसका जो उद्देश्य है वो उपचारी शिक्षण है। बिल्कुल, ये बात भी कैसी आपकी सही है। इसका मतलब बात आपकी दोनों की दोनों ही कैसी है गुरुजी? सही है। तो देखें, ए सही लेकिन आर सही नहीं, ये गलत हो गया। ए सही नहीं लेकिन आर सही, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है ना। और ए और आर आर एक ही सही व्याख्या करता है। अब इसमें ये भी देखते हैं व्याख्या कौन किसकी सही कर रहा है, व्याख्या करता है या नहीं। आप बताइए, निदानात्मक परीक्षण जो है उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है, ये बात सही है। और निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य है वो उपचारी शिक्षण करवाना ही है, ये दोनों बात सही है। और जो आर है वो एक ही क्या करता है? व्याख्या करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा गुरुजी वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। क्लियर? तो सी आंसर इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल गुरुजी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्या कह रहा है? नीचे कथन दिए गए हैं और अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अब देखो,
स्वानुभाविक शोध। स्वानुभाविक शोध हम ह्यूरिस्टिक रिसर्च को कहते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। ह्यूरिस्टिक को हम कहते हैं स्वानुभाविक शोध। ह्यूरिस्टिक जो रिसर्च होता है, ठीक है, वो स्वानुभाविक शोध होता है। तो ह्यूरिस्टिक रिसर्च विधि कोई विधि नहीं है, किंतु एक अभिवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम के दौरान बनाई रखी जानी चाहिए। और आर कह रहा है कि स्वानुभाविक शोध विधि याद करने और रट्टा मारने पर बल देती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने आप संलग्न सम्मिलित नियमों की खोज करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, खोज करने में असफल रहता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक रिसर्च जो होता है उसमें आप सब लोगों को पता है रट्टा मारने पर कोई बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया भाई साहब, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। लेकिन ये ह्यूरिस्टिक शोध जो है एक विधि नहीं है, किंतु एक प्रवृत्ति है जो शिक्षण अधिगम के दौरान बनाई जानी चाहिए। तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो गुरुजी क्या रहने वाला है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए आर तो बिल्कुल सही है ही नहीं, अभी दोनों सही है, दोनों सही है। अब आप देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि आर अपने आप में सही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका राइट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। और आर सही नहीं है ये केवल एक ही विकल्प पे दिया हुआ है, विकल्प ए, जबकि सभी विकल्प कह रहे हैं कि आर सही है, ये भी कह रहा है आर सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन ये आर बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका राइट स्टेटमेंट जो है वो रहेगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर सबके माइंड में, ठीक है। तो ए एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्लियर हुआ। तो ह्यूरिस्टिक रिसर्च के विषय में स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 94। क्या कह रहा है भाई साहब, 94 जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन में लिखित रूप है और दूसरा उसके कारण है, ठीक है। अब बताओ प्रोजेक्ट कार्य जो है, परियोजना जो विधि है, ठीक है, उसको स्वयं करके या और जीकर सीखने के उपागम पर अपनाता है। और आर कह रहा प्रोजेक्ट कार्य अध्ययन का एक नियोजित अंश है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्य में कक्षा और प्रयोगशाला अधिगम का अनुप्रयोग करता है और उसका पूरक होता है। इसमें से अब आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो एकदम ठीक रहने वाला है, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, आइए देखते हैं। देखो प्रोजेक्ट कार्य जो है, प्रोजेक्ट कार्य आपको पता है विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। और प्रोजेक्ट कार्य बालक जब एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और वास्तविक वातावरण में करता है तो प्रोजेक्ट कार्य स्वयं करके सीखता है, बालक खुद जीकर सीखता है। ये बात एकदम कैसी है, सही है। परियोजना कार्य जो है एक नियोजित अंश है जिसमें शिक्षार्थी द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है, ठीक है, वो कक्षा में प्रयोगशाला अधिगम का अनुप्रयोग करता है और उसके पूरक होता है। ये बात भी कैसी है, एकदम सही है। इसका मतलब भाई साहब ये बात आर जो स्टेटमेंट है ये एक ही व्याख्या भी करता है। आर स्टेटमेंट किसकी व्याख्या करता है, एक ही बात व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो चीज क्लास में बच्चा सीख रहा है, जो बच्चा प्रयोगशाला में सीख रहा है, प्रोजेक्ट कार्य में उसी काम को वो वास्तविक परिस्थिति में करता है, ठीक है। तो बताइए आर स्टेटमेंट एक ही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो बताओ ए सही और आर सही, इसका मतलब दोनों सही है। यहां कह रहा है ए सही लेकिन आर सही नहीं, ये गलत हो गया। ए सही नहीं लेकिन आर ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों सही, और आर जो है वो एक ही क्या करता है, व्याख्या करता है। तो डी भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्लियर हुआ। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उनका ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर गुरुजी ये रहा। क्या कह रहा है ये, ठीक है, गणित में एक इकाई योजना न्यूनतम कितने दिन की होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर ये बहुत टेक्निकल और डीप क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक इकाई योजना कितने दिन की होनी चाहिए, एक इकाई योजना न्यूनतम कितने दिन की होनी चाहिए। तो अधिक से अधिक तो इकाई योजना देखें तो 1 महीने की भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम कम से कम 4 से 5 दिन की इकाई योजना, ठीक है, होनी चाहिए। तो इसमें हम बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 6 से 7 दिन की भी होनी चाहिए। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग की स्थिति रहेगी, तो बोर्ड क्या मानता है वो हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ विद्वानों ने 6 से 7 दिन माना है और कुछ ने 4 से 5 दिन जो है न्यूनतम अवधि इकाई योजना की मानी है, ठीक है। तो हम लोग जो है 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 6 से 7 भी इसका आंसर हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ विद्वान 6 से 7 दिन भी मानते हैं न्यूनतम अवधि, कुछ 4 से 5 दिन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाज शास्त्रीय कल्पना क्या है। समाज शास्त्रीय कल्पना क्या है। देखो समाज शास्त्रीय कल्पना समाज शास्त्र और अन्य समाज विज्ञानों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता है। समाज शास्त्रीय रूप से प्रासंगिक शोध विषय सृजन करने की योग्यता है। सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए अमूर्त विचारों का उपयोग करने की योग्यता है। या व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता है। आप देखेंगे समाज शास्त्रीय जो कल्पना है वो समाज शास्त्र और अन्य विषयों के बीच संबंधों को, इसको तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, इसको हम अंतर विषयक ज्ञान कहेंगे। ये समाजशास्त्र ये जो कल्पना तो नहीं हो सकती। समाजशास्त्रीय कल्पना से प्रासंगिक शोध विषय सृजन करने की योग्यता का, ये बात भी ठीक नहीं है। समाजशास्त्रीय जो सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए अमूर्त विचारों का उपयोग करने की योग्यता, ये बात भी ठीक हो सकती है। व्यक्तिगत समस्याओं और सार्वजनिक मुद्दों के बीच संबंधों को समझने की योग्यता को हम समाजशास्त्रीय कल्पना कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप सब लोगों का पेपर बहुत